एरिया एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग समझ में आया था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ चीजें पढ़ रहे थे हम लोग, एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग निकाला था। एक सवाल लिखो लिखो क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रहा है? ठीक है अरे नहीं, ऐसे ही मजाक कर, कोरोना डर गया है, इट्स ओके। लिखो, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट अ हाइट, a satellite is revolving at a height h equal to re from the earth surface, h equal to re from the earth surface in the equatorial plane, then find the region of earth, find the area of earth surface, find the area of earth surface where broadcasting is not possible, find the area of earth surface where broadcasting is not possible। हाँ जी, सबसे पहले बताओ ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या नहीं? ये हमारी धरती माता, ठीक है, इनका रेडियस है आरी। बोला कि यहां से h हाइट पे, यानी कि यहां से h हाइट पे h का वैल्यू आरी के बराबर है। इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, ऐसे मान लो यहां पे सैटेलाइट है, इस तरह से ये इधर घूम रहा है। दिस इज h इक्वल टू आरी, ये भी आरी ही है बेसिकली। हाँ जी बताओ सबसे पहले ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है या नहीं है? क्यों है? इक्वेटोरियल प्लेन में है सर, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है सर, ठीक है। अरे नहीं है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट बताया तो था मैंने तुम लोगों को, कितने पे होता है? 36,000 होता है ना। यहाँ पे h का वैल्यू आ रही है, ये 36,000 है क्या? नहीं है। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में बिठा लो कि दिस इज नॉन जियो स्टेशनरी। क्योंकि हाइट का वैल्यू 36,000 नहीं है, 36,000 किलोमीटर था ना। चलिए आइए मुद्दे की बात करते हैं। अब मुझे वो एरिया निकालना है अर्थ सरफेस पे जहां पे ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखो, मान लो कि यहां से टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले कहां तक ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है उसके बारे में सोचो। ये गया इधर। सिमिलरली अगर सैटेलाइट सपोज यहां पे होता तो कुछ ऐसा कुछ कहानी होता। तो ये जो रीजन दिख रहा है, ये जिसके बारे में लास्ट क्लास कैलकुलेशन किया था, याद है? ये था एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, जहां पे ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है। समझ रहे हो? मुझे निकालना है ये वाला रीजन दिख रहा है, यहां से यहां तक, ये वाला। तो P एक नीचे होगा ऐसे ही। ये वाला एरिया छूट गया ना इधर से हो पाएगा, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ना इधर से पकड़ पाएगा। इधर से कितना पकड़ेगा? यहां से लेके यहां तक। जब इस साइड आएगा तो यहां से यहां तक। तो क्या ये वाला रीजन छूट गया? अरे फील करो। वैसे ही ये वाला छूट गया सर। अब हमको ये निकालना है, ये जो ऊपर नीचे जो टोपी दिख रहा है, आपको बताना है कि इसका एरिया कितना है जहां पे ब्रॉडकास्टिंग इस सैटेलाइट से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे क्या हाँ बच्चे, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ये वाला, या तो तुमको ये वाला एरिया निकालना होगा कहां पे ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल है, और या फिर डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाते हैं। हम इसी को निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान दो बोर्ड पे सब लोग, देखना इस टोपी के ऊपर ध्यान दो। ये टेंजेंट था, याद करो, बताया था यहां से परपेंडिकुलर डालूं, ये 90 डिग्री होता है। और इस एंगल को हमने क्या बोला था? थीटा। क्या नाम था इस थीटा का? कोलैटिट्यूड एंगल। ठीक है, ये थीटा हम निकाल सकते हैं। इमेजिन करो अगर ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बच्चों? क्या 90 माइनस थीटा? अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना? ये वाले ट्रायंगल में देखो
ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो क्या ये वाला एंगल थीटा होता? यानी कि अगर यहां थीटा तो यहां भी थीटा। बहुत बढ़िया सर। चलो ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये वाला ट्रायंगल में क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूं? साइन थीटा, इसको कुछ नाम दे दो। चलो ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में सब लोग देखो, बताओ साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या आर ई के बराबर है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस देखो तो आर ई प्लस आर ई किसके बराबर है? 2 आर ई के बराबर है। आर ई ने आर ई को मार दिया, साइन थीटा का वैल्यू हाफ, तो थीटा कितना भाई? 30 डिग्री। अच्छा बहुत बढ़िया, 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 मिल गया, मतलब ये भी 30 होगा। अब ये वाला टोपी को उठा के अलग से ला रहा हूं मैं, ध्यान देखना। ये टोपी जो था ऊपर वाला, इसको उठा के लाया, यहां से ऐसे था, ये ऐसे गया था, और क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री था? देखो यही तो है थीटा। याद करो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का एक फॉर्मूला लिखाया था। अगर ये सॉलिड एंगल ओमेगा है तो क्या ओमेगा का वैल्यू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता था? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 30? कॉस 30 का वैल्यू कोई बोलेगा? 1 माइनस रूट 3 बाई 2। एलसीएम ले लूं तो 2 पाई इंटू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया, कितना वैल्यू आ गया? पाई इंटू 2 माइनस रूट 3। ये वाले पोर्शन का सॉलिड एंगल निकाला है मैंने, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो जरा बताओ, बताया था लास्ट क्लास मैंने, क्या बताया था सर? कि अगर 4 पाई सॉलिड एंगल होता है तो क्या एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है? 4 पाई आर ई स्क्वायर। तो यूनिट एंगल में बताया था क्या आर ई स्क्वायर हो जाता है? तो ओम इस वाले एंगल में पाई इंटू 2 माइनस रूट 3 में किसके बराबर हो जाएगा? क्या पाई इंटू 2 माइनस रूट 3 इंटू आर ई स्क्वायर। यानी कि ये हमने ऊपर वाला एरिया निकाल लिया बच्चों। ये जो ऊपर वाला जो नॉन ब्रॉडकास्टेड एरिया था उसका वैल्यू आ गया पाई इंटू 2 माइनस रूट 3 इंटू आर ई स्क्वायर। क्या ऊपर जितना उतना ही नीचे भी? तो क्या मैं टोटल एरिया लिख सकता हूं? टोटल एरिया जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स पाई इंटू 2 माइनस रूट 3 इंटू आर ई स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, नोट करें। क्या हाल साजिद खान, क्या हाल चले? खाना वाना खा के आया? क्या खाया? वही भात और लाओ गोभी बैंगन। चलिए भाई, क्या बोला? हाँ आज तो फ्राइडे है, आज तो जुम्मा का दिन है, आज तो बकरा वकरा कटेगा आज? नहीं, बुलाने के डर से नहीं बोल रहा है कि अरे नहीं जाऊंगा मैं? वो दिन गया। हाँ जी अच्छा बताया था अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो जो सैटेलाइट हमारे ऊपर है वो हमेशा हमारे ऊपर ही रहेगा, है ना? एंगुलर स्पीड सेम होता है अर्थ के जैसा, सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम होता है। कभी कभी ऐसा सैटेलाइट छोड़ दिया जाता है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। कभी कभी मान लो ऐसा सैटेलाइट छोड़ दिया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसका सेंस ऑफ रोटेशन तो सेम है, अर्थ के जैसा ही है, लेकिन उसका टाइम पीरियड मतलब एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे एंगुलर स्पीड अर्थ का कुछ होता है कुछ 2 पाई बाई 24 इंटू 60 इंटू 60 बताया था। तो वो कुछ ऐसा, जैसे अर्थ मान लो कि 24 घंटे में एक चक्कर ले रहा है, और किसी ने एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ दिया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, टाइम पीरियड बदल दिया उसका, वो बोला कि 6 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है वो। तो तुमसे बोलेगा कि बताओ
कितने टाइम इंटरवल के बाद वो सैटेलाइट तुमको बार बार दिखेगा। अगर उसका एंगुलर स्पीड ज्यादा है तो वापस घूम के हमारे सामने आ जाएगा, वो फिर घूम के आ जाएगा हमारे सामने। तो तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ वो टाइम इंटरवल कितना होगा जिसके बाद तुमको वो सैटेलाइट वापस दिखाई देगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, ओमेगा रिलेटिव निकाल लेते हैं। अरे बहुत सिंपल है, अगर मान लो सैटेलाइट का कुछ स्पीड अलग दिया है, अर्थ का एंगुलर स्पीड अलग है, तो हम लिख लेंगे ओमेगा रिलेटिव उस कंडीशन में। ओमेगा रिलेटिव किसके कितना आ जाएगा, ओमेगा सैटेलाइट माइनस ओमेगा अर्थ, जितना होगा निकाल लो। और अगर टाइम इंटरवल पूछता है कि कितने देर बाद तुमको दिखाई देगा वापस से, तो टाइम विल बी व्हाट, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा रिलेटिव, यानी कि 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा ऑफ सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है? एक काम करो, पहले नोट डाल के लिखो, मैं लिखा देता हूं अच्छे से, वरना तुम बाद में भूल जाओगे। लिखो जरा, फिर एक सवाल भी करा दूंगा। इफ देयर इज अ सैटेलाइट, if there is a satellite in the equatorial plane, if there is a satellite in the equatorial plane rotating in the same sense as that of earth, if there is a satellite in the equatorial plane rotating in the same sense as that of earth, ब्रैकेट में लिख लो, अर्थ का क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, बताया था ना, वेस्ट टू ईस्ट, रोटेटिंग इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ अर्थ, then for an observer on the earth, then for an observer on the earth, the time period of its consecutive appearances, for an observer on the earth, for an observer on the earth, the time period of its consecutive, the time period of its consecutive appearances will be, ये लिख लो, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा रिलेटिव। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो अ मैन, क्वेश्चन एक लिखे, अ मैन व्यूज अ सैटेलाइट, अ मैन व्यूज अ सैटेलाइट इन द इक्वेटोरियल प्लेन, अ मैन व्यूज अ सैटेलाइट in the equatorial plane rotating west to east. A man views a satellite in the equatorial plane rotating west to east, full stop. The time period of the satellite is 6 hours. The time period of the satellite is 6 hours. वेस्ट टू ईस्ट के बाद लिखो, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज 6 hours. द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज 6 hours. फुल स्टॉप. फाइंड द टाइम when the observer again sees the satellite. Find the time when the observer will again sees the satellite. Find the time when the observer will again sees the satellite. ठीक है, बोला कि एक सैटेलाइट जो है वो 6 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है अपना, जबकि अर्थ को कितना लगता है, 24 घंटे लगता है। तो ये 6 घंटे में कंप्लीट कर लेगा, तो हमको वापस से दिख जाएगा ना, ये समझ रहे, हम तो धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं, इसका स्पीड ज्यादा है, एंगुलर टाइम पीरियड कम मतलब एंगुलर स्पीड ज्यादा है, तो आपको बताना है वो कितने देर बाद हमको वापस दिखाई देगा। अगर हमको अभी दिखा तो कितने टाइम इंटरवल के बाद वो वापस से हमको दिखाई देगा। तो बहुत सिंपल है, ओमेगा रिलेटिव निकाल लो आप। सबसे पहले टाइम पीरियड सैटेलाइट का दिया हुआ है बच्चों 6 आवर्स, और हम जानते हैं अर्थ का टाइम पीरियड होता है कितना, 24 आवर।
तो इसका ओमेगा निकालो। ओमेगा ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, आवर में ही निकाल लो। 2 पाई बाई टी कितना आ गया? पाई बाई 3 रेडियन पर आवर। ये हो गया इसका एंगुलर स्पीड। और अगर अर्थ की बात करें, ओमेगा ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी यानी कि 24, यानी कि पाई बाई 12 रेडियन पर आवर। सही बात। ओमेगा रिलेटिव निकाल लो बच्चों। ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा कितना? ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई, यानी कि ओमेगा ऑफ सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ, एंड दैट विल बी नथिंग बट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12। कितना आएगा एलसीएम लेके? 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई बाई 12, पाई बाई 4 आएगा क्या? पाई बाई 4 रेडियन पर आवर। ये हो गया रिलेटिव एंगुलर स्पीड। तो टाइम पीरियड जिसके बाद वो तुमको वापस से दिखाई देगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा रिलेटिव, दैट मीन्स 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 4। कितना आ गया? 8 आवर। यानी कि 8 घंटे के बाद वो वापस से सैटेलाइट तुमको दिखाई दे देगा, एक बार दिखने के बाद। बात समझ में आ रही है? एक छोटा सा चेंजेस कर देता सवाल में। जस्ट इमेजिन, वो बोलता कि ये जो सैटेलाइट है वेस्ट टू ईस्ट नहीं ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, तो क्या होता है आंसर? अगर सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन से उल्टा घूमने लग जाता तो क्या ओमेगा रिलेटिव में ओमेगा एस प्लस ओमेगा अर्थ आ जाता? अरे दो आदमी अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इधर से 5 मीटर पर सेकेंड, इधर से 10 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव क्या होगा? 15 होगा ना। अपोजिट अगर सेंस हो गया तो ये चीज भी लिख लो नीचे। इसको लिखने के बाद पहले इसको लिख लो। सवाल ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है कि सेंस ऑफ रोटेशन उल्टा दे दे। लिख लो नीचे। इफ sense of rotation of satellite, if sense of rotation of satellite is opposite to that of earth, is opposite to that of earth, if sense of rotation of satellite is opposite to that of earth, ब्रैकेट में लिख लेना ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, देन ओमेगा रिलेटिव जो होगा बच्चों, दैट विल बी ओमेगा एस प्लस ओमेगा ई। ओमेगा सैटेलाइट हमने निकाला था पाई बाई 3 और इसको निकाला था पाई बाई 12, दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा इस बार? 4 पाई प्लस पाई, 5 पाई बाई 12, इतना रेडियन पर आवर। और उस समय जो टाइम इंटरवल होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा रिलेटिव, यानी कि 5 पाई बाई 12, कितना? 24 डिवाइडेड बाई 5, इतना आवर, यानी कि इतने टाइम के बाद तुमको दिख जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 4 पॉइंट समथिंग है ये, यानी कि आधा टाइम। समझ रहे हो ना? एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो जल्दी मिलेगा ना दोनों, है कि नहीं? उस समय क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है मिलने में। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, कभी देखा होगा, फील किया होगा, ट्रेन में जा रहे हो, दूसरा ट्रेन साइड से पास हो, सन से पास कर जाता है, नहीं मजा आता है देख के, डिब्बे उब्बे काउंट करते हैं, है ना? क्या लगता है? डर लगता है। अबे तुम डर के क्या उखाड़ लेगा? ठोकना होगा तो ठोक ही देगा तुमको, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। चलो भाई हेडिंग लगाओ, वेरियस पाथ्स ऑफ सैटेलाइट। वेरियस पाथ यानी कि अलग अलग रास्ते, किन किन रास्तों पे सैटेलाइट एक ट्रेवल कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड्स। वेरियस पाथ्स ऑफ सैटेलाइट। लास्ट क्लास स्पीड वगैरह का एक्सप्रेशन याद है तुमको? ऑर्बिटल स्पीड, हाँ जी चलो याद करो। सबसे पहला, अगर ये हमारी धरती और यहां पे एक सैटेलाइट घूम रहा है मस्त आर वाले रेडियस पे, ठीक है, और अगर इसका स्पीड v का वैल्यू अगर किसके बराबर हो, अंडर रूट
GMP डिवाइडेड बाई R, चलो एम ही कर लो, अर्थ के रिस्पेक्ट में ही कर लो, GME बाई RE। अगर इतना स्पीड हो तो हमने बोला था ऑर्बिटल मस्त घूमता रहेगा, तो अगर ये स्पीड हुई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R, यानी कि सैटेलाइट मस्त घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, और केसेस याद करो, देखते जाओ। अगर v का वैल्यू अंडर रूट 2GME डिवाइडेड बाई RE, स्मॉल r, हाँ जी 2GME डिवाइडेड बाई स्मॉल r, तो क्या ये स्केप वेलोसिटी था सैटेलाइट का? याद करो, √2 टाइम्स कर देते थे स्पीड को तो सैटेलाइट भाग जाता था। यानी कि सैटेलाइट जो है, जो कि इस रास्ते पे घूम रहा था यहां पे, ये क्या करेगा उस कंडीशन में, अगर इसका स्पीड भी हुआ तो ये एक बच्चों पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। कैसा पाथ? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, और कहां पे चला जाता है? टू इंफिनिटी। ये चला जाएगा इंफिनिटी, यानी कि अनंत में जाके विलीन हो जाएगा, फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट, अच्छा अगर ये स्पीड है तो मस्त घूम रहा है, अगर ये स्पीड हुआ तो भाग जा रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा? अगर स्पीड इन दोनों के बीच में दे दिया जाए तो क्या बोलना चाह रहे हो सर? अगर v का वैल्यू अंडर रूट GME डिवाइडेड बाई R से बड़ा हो, लेकिन अंडर रूट 2GME डिवाइडेड बाई R से छोटा हो, तो क्या होगा? इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। अरे नहीं, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा। यानी कि वो जो सैटेलाइट था, ये हमारी धरती, ये सैटेलाइट जो है ये कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करेगा, ऐसा, और ये ऐसे घूमता रहेगा। ये धरती है, धरती, तो ये कुछ ऐसे घूमता रहेगा, ये इलिप्टिकल पाथ पे। अरे केपलर साहब ने यही तो बताया था कि सब जो है वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, बताया था ना। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या था? जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं, यानी कि एक इलिप्स के पाथ पे फॉलो कर रहे हैं, और जहां पे जो जिसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो उसके फोकस पे होता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज है, इलिप्स में फोकस नाम का चीज होता है, सुना है क्या बायोलॉजी वालों? फोकस होता है, एक्सेंट्रिसिटी होता है, थोड़ा बहुत इलिप्स आता है क्या तुम लोगों को? क्या बोल रहे हो सर, कहां से आएगा इलिप्स? कभी नाम ही नहीं सुना हमने। कोई नहीं, मैं बता दूंगा, काम का चीज बता दूंगा, टेंशन मत लो, आसान चीज है। इन लोगों को तो पढ़ाया ड्रॉपर वाले, मैथ वाले को। मैथ वाला यहाँ है क्या कोई? तू अकेला है क्या मैथ का? तू भी चेंज कर लिया क्या, बायोलॉजी में चला गया क्या? मैथ में ही है ना, साथ नहीं छोड़ेगा ना? नहीं, उपाय तो है। तो बायोलॉजी में नहीं है, तो अब तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा तुझे। लिख लो, इसमें एक लाइन लिख लो। The satellite moves around the earth in an elliptical path. Satellite moves around the earth in an elliptical path. Elliptical path. अंडे वाले रास्ते पे मूव करेगा। इलिप्स मतलब अंडा, अंडे के जैसा। सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन एन इलिप्टिकल पाथ। अच्छा, अगर इसका स्पीड जो है, स्पीड अगर इससे भी बड़ा हो जाए तो, अंडर रूट 2GME बाई R से भी बड़ा हो जाए तो? सर 2GME बाई R में ही भाग गया था ये तो छोड़ के, तो उससे ज्यादा हुआ तो भाग ही जाएगा। एक छोटा सा चीज जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये कि भाग तो अभी भी जाएगा, ठीक है, लेकिन इस बार जो पाथ फॉलो करता है ये, दैट इज हाइपरबोलिक पाथ। कैसा पाथ? हाइपरबोलिक पाथ। ये सब छोटे मोटे एक आध नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि अगर v का वैल्यू अंडर रूट 2GME से R से बड़ा हो गया, अगर उतना ही रहा तो पैराबोलिक पाथ टू इंफिनिटी, अगर उससे भी बड़ा हो गया तो हाइपरबोलिक पाथ टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में जाना ही है इसको। और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन, और अगर v का वैल्यू, अच्छा अगर इससे कम हुआ तो, 0 और इसके बीच में हुआ, 0 से
अंडर रूट GME/R, सॉरी 0 से V का वैल्यू अंडर रूट GME/R, इसके बीच में हुआ तो गिर जाएगा अर्थ पे। और कौन सा पाथ फॉलो करता है जानते हो? इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है गिरते हुए भी। तो एक लाइन लिख लेना इसमें भी, अगर सैटेलाइट का स्पीड इसके बीच में लाई किया सैटेलाइट, तो वो कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ या तो इधर से या तो इधर से अर्थ में आके मिल जाता है। लिखो, सैटेलाइट विल फॉल, स्केप वेलोसिटी नहीं बच्चे, स्केप वेलोसिटी ये इससे भी कम स्पीड दिया है मैंने इसको, जितना स्पीड चाहिए था सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमने से उससे भी कम स्पीड दिया इसको। तो वो सैटेलाइट फाइनली अर्थ पे गिर जाएगा, वो फोर्स बैलेंस नहीं होगा उसके ऊपर। सैटेलाइट विल फॉल ऑन द अर्थ फॉलोइंग एन इलिप्टिकल आर्क। सैटेलाइट विल फॉल ऑन द अर्थ फॉलोइंग एन elliptical arc, following an elliptical arc. Satellite will fall on the earth following an elliptical arc. लिख लिया सबने? बहुत पढ़ लिया ना? बहुत पढ़ लिया क्या? खाना खाया आज? भात नमक तेल वही खाया क्या? सही है। हाँ भाई, थोड़ा सा इलिप्स के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है? आगे तो इलिप्स के बारे में पढ़ना है हमको, तो हेडिंग लगा लो। तुम क्या हेडिंग लगा सकते हो? इलिप्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स, ऐसे लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स फॉर ग्रेविटेशन। मतलब जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा, हालांकि ये अपने आप में एक चैप्टर है। इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब में जाके बना रखा है मैंने, इसका फाइल फोल्डर, पढ़ सकते हो डिटेल में, लेकिन फिलहाल तुमको जरूरत नहीं है। हाँ जी, एलिप्स के दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हालांकि एक ही होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसमें दो केस होता है, एक बार ए ग्रेटर देन बी तो उसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं। अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा हो तो ये जो इलिप्स होता है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है, एक अंडा जैसे लगता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कैसा इलिप्स? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और दूसरा केस, अगर ए का वैल्यू लेस देन बी हो तो यही अंडा ऐसा लगता है जैसे वर्टिकल रखा हुआ है, ऐसे कुछ, इसका नाम है वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? इससे हमको मतलब नहीं है, अपना काम यहीं से चल जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक ये पूरा लेंथ होता है 2a, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस तुमको दिख रहा है इसका क्या नाम है? मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस तुमको दिख रहा है इसका नाम होता है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होता है वो होता है 2a, यहां से लेके यहां तक, दिस लेंथ इज 2a, ये पूरा। और यहां से लेके यहां तक, दिस इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड दिस इज बेसिकली 2b, ये पूरा, ये 2a, ये 2b। अब इसमें ये जो होता है आधा, ये होता है a और ये होता है b। तो a जो होता है a का नाम है सेमी मेजर एक्सिस, पूरा है मेजर एक्सिस 2a, ठीक है? तो आधा जो है a को हम क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। और b को हम बोला करते हैं सेमी माइनर एक्सिस, ठीक?
अच्छा, और काम की बात, इसके दो फोकस होते हैं बच्चों। इलिप्स में कितने फोकस होते हैं? दो। एक होता है यहाँ पे S1 और एक दूसरा फोकस होता है यहाँ पे S2। मजे वाली बात क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होता है AE, और यहां से यहां तक का भी होता है AE। ध्यान से बनाना डायग्राम। AE, जहां पे E को हम क्या बोलते हैं? E को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक या फिर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। क्या नाम है इसका? एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। और ए, बी और ई में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? बी इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये डिराइव किया जाता है बी इक्वल टू ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। और ख्याल रहे एक्सेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है इसके लिए लेस देन 1 होता है। क्या मैथमेटिक्स वालों, 1 से कम होता है कि ज्यादा होता है इलिप्स के लिए? 1 से कम होता है। तो b इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, बना लो पहले इसको। अब देखो, इलिप्टिकल पाथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सैटेलाइट जो इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, इसको मिटाऊं? सबने बना लिया ये? पीछे भाई, ठीक है, अकेले बैठा है तुम बहुत दूर। चाहो तो तुम हेडिंग लगा सकते हो, सैटेलाइट मोशन इन एन इलिप्टिकल पाथ, या फिर सैटेलाइट मोशन इन इलिप्स। इलिप्टिकल पाथ ही लिख लो तुम, सैटेलाइट मोशन इन एन इलिप्टिकल पाथ। सैटेलाइट मोशन इन एन इलिप्टिकल पाथ लिख लिया। अब इधर देखो क्या होता है, सैटेलाइट कोई ऐसा रास्ता फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, ये इलिप्स वाला रास्ता ले रहा है। अब इसमें खास बातें क्या क्या होती हैं, ध्यान से सुनो। एक फोकस यहां पे होता है, एक फोकस यहां पे होता है, जिसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है ना, जिस प्लेनेट के चारों तरफ, जैसे हमारे चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो वो जो प्लेनेट होता है वो इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पे लाई करता है, या तो यहां या तो यहां, दोनों जगह पे नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको ले लिया कि मान लो यहां पे प्लेनेट है, फिलहाल P फॉर प्लेनेट यहां पे, ठीक है, और सैटेलाइट ऐसे इस पाथ पे मूव कर रहा है। सैटेलाइट जब इस प्लेनेट के सबसे करीब होता है तो क्या ये वाला पॉइंट मिलेगा, और जब ये सैटेलाइट प्लेनेट से सबसे दूर होगा तो कौन से पे होगा? इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं इसको? पेरिजी, नाम सुना है। और इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? अपोजी। चाइनीज नाम जैसा लगता है सुन के। तो सबसे जब पास होता है दैट पोजीशन इज नोन एज पेरिजी, और जब सैटेलाइट सबसे दूर होता है प्लैनेट से दैट पोजीशन इज नोन एज अपोजी। सुनते जाओ। इसको बोलते हैं आर मिनिमम। ये क्या सबसे मिनिमम डिस्टेंस है प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच, और इसको बोलते हैं हम लोग आर मैक्सिमम, जब सैटेलाइट सबसे दूर है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। जरा बताओ मुझे आर मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? आर मिनिमम को चलो थोड़ी देर के लिए R1 बोल देता हूं। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? हमें पता है कि ये पूरा A था, याद करो, क्या ये A था, और क्या यहां से यहां तक A ही था बच्चों? A ही था। तो क्या आर मिनिमम का वैल्यू A माइनस AE के बराबर होगा, यानी कि A इंटू 1 माइनस E। और आर मैक्सिमम किसके बराबर होगा? सोच के बताओ। अगर इसको R2 बोल दूं, आर मैक्सिमम, ये पूरा A था और ये A ही था, तो क्या A प्लस AE, यानी कि A इंटू 1 प्लस E। ठीक है, अब जरा सोचो। अब थोड़ा एक आध एक्सप्रेशन में लिखता हूं। मान लो कि यहां पे इस पॉइंट पे स्पीड जो था वो v1 था, और इस पॉइंट पे जो स्पीड है सैटेलाइट का वो v2 है।
क्या यहाँ पे स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज करेगा? सर्कुलर पाथ है क्या ये? नहीं है। तो एक और जो खास बात है कि v1 जो होता है दैट इज ग्रेटर देन v2। ये सवाल भी कहीं दिख जाए तो घबराना मत। स्पीड एट पेरिजी इज ग्रेटर देन स्पीड एट अपोजी। अच्छा, हम जो एक्सप्रेशन लगा रहे थे अब तक हमने, रुक जाओ 2 मिनट मेरी बात सुनो। हमने अभी तक जो एक्सप्रेशन लगाया था, क्या एक्सप्रेशन लगाया था? जब ये सैटेलाइट यहां पे है तो इसके और इसके बीच में फोर्स लगता था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसको बैलेंस करने के लिए कौन आता था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या मैं इस पॉइंट पे अगर मैं तुमको बोलूं कि एट पेरिजी मैंने इक्वेशन लगा दिया Fg इक्वल टू msv1 डिवाइडेड बाई r1। Fg का मतलब हो गया g क्या? mp इंटू ms डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर, g m1 m2 बाई r स्क्वायर इक्वल टू ms v1 स्क्वायर बाई r1। क्या मैंने ये एक्सप्रेशन सही लिखा है? अरे बोलो, क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? सर ये तो बताओ आपने लिखा क्या है? अरे गलत है ये। अरे गधों, ये तो सर्कुलर मोशन का है ना। ये सर्कल है क्या? ये सर्कल पढ़ रहे हैं क्या? हम इलिप्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सर्कल वाला फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, तो गलत है ये। तो भावनाओं में बह के ये मत लगा मत देना, गड़बड़ हो जाएगा कहानी। तो क्या लगाएं सर? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। अपने से ये सबसे अच्छा चीज क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। उससे बढ़िया चीज हमें जीवन में कुछ मिला है क्या आज तक? तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन। सुन लो 2 मिनट और। हमने लगाया एनर्जी कंजर्वेशन एट पेरिजी एंड अपोजी। पेरिजी एंड अपोजी। चलिए लगाते हैं। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना? अगर स्पीड v1 है तो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ ms इंटू v1 स्क्वायर, मास ऑफ सैटेलाइट इज ms। अच्छा, यहां पे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना? माइनस जी mp ms डिवाइडेड बाई r1। ठीक है, आर मिनिमम को r1 बोल दिया है। अच्छा, जब पार्टिकल यहां पहुंचा, यानी कि सैटेलाइट जब यहां पहुंचा, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी मैं लिख दूं हाफ ms इंटू v2 स्क्वायर, अगर यहां स्पीड v2 बोल दें। और फिर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई? माइनस जी mp ms डिवाइडेड बाई r2। अरे होगा, r1 r2 का वैल्यू हमने निकाल रखा है। ये रहा r1 सर, ये रहा r2। तो चाहो तो यहां रख दो, तो कितना हो जाता है ये? हाफ ms, चाहो तो इसको उठा के इधर ले आओ, हाफ ms v1 स्क्वायर माइनस हाफ ms v2 स्क्वायर, और हाफ ms दोनों से कॉमन, अंदर आता v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसको उधर भेज दें तो उधर जाके बन गया जी mp ms डिवाइडेड बाई r1 माइनस जी mp ms डिवाइडेड बाई r2, यानी कि हाफ ms इंटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू जी mp ms चाहो तो कॉमन कर लो, तो जी mp ms कॉमन, अंदर आया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और r1 का वैल्यू कितना है भाई? a माइनस ए ई, यानी कि a इंटू 1 माइनस ई, माइनस 1 बाई r2 का वैल्यू था a इंटू 1 प्लस ई। क्या मैं सही लिख रहा हूं? देखो ना, ms उड़ा, फोर्स ज्यादा लगेगा ना बच्चे, जैसे जैसे सैटेलाइट पास आएगा फोर्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में अगर r का वैल्यू कम होगा तो v बढ़ेगा ना, फोर्स बढ़ेगा। तो चलो इधर देखो बच्चों, तो इधर बचा हाफ इंटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, RHS में जी mp बाहर चल रहा है, जी mp अंदर एलसीएम ले लिया मैंने, a इंटू 1 माइनस ई इंटू ए प्लस a इंटू 1 प्लस ई का एलसीएम क्या होगा? क्या a इंटू 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई लिख दो? ऊपर बताओ, एलसीएम लेना आता है सबको? क्या ये इधर जाता है, ये इधर जाता है? पक्का? नहीं समझ में आए तो बोलना। a इंटू 1 प्लस ई माइनस a इंटू 1 माइनस ई। चलिए,
तो ऐसा लगता है जैसे कि हाफ इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू GMP। हाँ जी, ये देखो A प्लस AE माइनस A माइनस माइनस प्लस AE डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया A इंटू 1 माइनस E इंटू 1 प्लस E को लिख दिया 1 माइनस E स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही रहा। कौन? A ने A को मार दिया, तो अपने पास आया हाफ इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू GMP। क्या ऊपर 2AE हो गया, AE प्लस AE, 2AE डिवाइडेड बाई A इंटू 1 माइनस E स्क्वायर, एक A ने एक A को मार दिया, सही बात। तो क्या मिला सर, हाफ इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2GMPE डिवाइडेड बाई 1 माइनस E स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नोट करो यहां तक। अभी तो एक इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वेरिएबल तो दो है, V1 V2, तो एक और इक्वेशन कहां से आएगा, कौन बताएगा? कहां से? ग्राउंड। क्या ग्राउंड? ग्राउंड का एनर्जी, ग्राउंड का एनर्जी मतलब सैटेलाइट का ग्राउंड और, हाँ तो वही तो किया था, दो पोजीशन पे एनर्जी कंजर्व। अब कहां कहां पे करो? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नाम सुना है? ये क्या चीज है? नया चीज पूछ रहे हो तुमने, मार्क्स वगैरह तो डाल दिए। अरे कोई कोई नहीं लगाता है, कोई नाक पर लगाता है, कोई नाक के नीचे लगाता है, कोई गले में लगाता है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मर्जी है। कोरोना आके परेशान हो जाएगा, अटैक किस पे करूं मैं? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, MVR साइन थीटा नहीं याद है क्या? नहीं पढ़े हो? रोटेशन वोटेशन नहीं पढ़े हो? अरे कभी बचपन में तो पढ़ा होगा यार। अरे ऑनलाइन वालों, तुम में से कोई सुना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नाम? तो भाई देखो, दूसरा चीज तो वही लगने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इधर मिटाऊं क्या? किसके अबाउट लगाना है? इस प्लैनेट के अबाउट, यानी कि इस फोकस के अबाउट। सारे फोर्सेस यहीं से पास होंगे, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों MVR साइन थीटा, यानी कि दोनों ही पॉइंट पे MVR साइन थीटा का वैल्यू कांस्टेंट होगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड V, R वेक्टर एंड V वेक्टर। सर क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, रोटेशन में समझ में आएगा। फिलहाल तो इतना जानो कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, अब कैसे लगाना है वो जरूर सिखा दूंगा मैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस फोकस, जहां पे प्लैनेट है। इधर मिटाऊं थोड़ा सा, ये वाला सेक्शन हो गया सबका, ये वाला। देखो MVR साइन थीटा, इधर देखो, बेसिकली R क्रॉस P होता है, जहां पे P जो होता है वो M इंटू V लीनियर मोमेंटम, R क्रॉस P को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। शायद तुमको पता हो, शायद तुमको नहीं पता हो, फिलहाल तुम यही ध्यान रखो MVR साइन थीटा। जहां पे थीटा जो है, थीटा जो होता है वो R और V के बीच का एंगल है। R वेक्टर क्या होता है, ध्यान से देखो, जैसे पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, तो इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, तो यहां से इसको ज्वाइन किया, ऐसे ये ज्वाइन किया, दिस इज वेक्टर R। ये कौन है? वेक्टर R, ये है वेक्टर R, ये, और ये रहा V, इनके बीच का एंगल, ये वेक्टर R। कैसे निकालते हो एंगल? ये वेक्टर R है, वेक्टर में जाते हैं, ये वेक्टर V है, तो इनके बीच का एंगल कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला। ये नहीं होता है, हालांकि फिलहाल दोनों सेम है। हमेशा हम एंगल निकालने के लिए दोनों के टेल को एक साथ लाते हैं, दो वेक्टर के टेल्स को, पढ़ा है ना ये चीज, तो हम इसको शिफ्ट करके इधर लाते हैं, इस वाले डायरेक्शन में। ये रहा वेक्टर R, और ये और इसके बीच का एंगल कितना है? फिलहाल
90 डिग्री, वो अलग बात है कि फिलहाल 90 है। जब पार्टिकल यहां पहुंच गया, इसके अबाउट कंजर्व किया है, तो ये वेक्टर आर बन जाएगा, ये वाला। और इसको तुम मन में आगे बढ़ाओ, आर को आगे बढ़ाया और वी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो कहानी वही लगेगा। देखो यहां पे है, तो जब यहां पे है तो ms इंटू V1 इंटू आर, क्या यहां से यहां तक डिस्टेंस आर मिनिमम बोला था हमने, R1 इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू बच्चों 90 डिग्री, इज इक्वल टू यहां पे ms, ठीक है, V2 वहां पे स्पीड है, इंटू आर जो है वो आर मैक्सिमम R2 के बराबर हो गया, इंटू साइन 90। यानी कि यहां पे पेरिजी और अपोजी पे जब लगाया तो ms से ms कैंसिल हो गया और मुझे मिला R1 V1 इक्वल टू कितना, R2 V2, इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत सारे सवाल तो इसी से बन जाते हैं। R1 V1 इक्वल टू R2 V2 के बराबर होता है, जहां पे R1 R2 वही R मिनिमम और R मैक्सिमम है। R1 के वैल्यू की अगर बात करें तो कितना आएगा, R1 कितना था बच्चों, A इंटू 1 माइनस E इंटू V1 इक्वल टू A इंटू 1 प्लस E इंटू V2। A से A गया तो यहां से लगता है जैसे V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दूं तो 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E इंटू V1। इसका रेशियो पूछता है बहुत बार कि V2 बाई V1 का वैल्यू कितना होगा, ये भी कहीं पे पूछा हुआ है। तो ये 1 माइनस E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E के बराबर होता है। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 इसको मानो, इस वाले को, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, अब ध्यान दो, दो इक्वेशन दो अननोन, यहां से V2 का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे तो क्या हमको V1 मिल जाएगा। अगर V2 का वैल्यू V1 के टर्म में यहां रख दिया तो क्या हमको V1 निकल सकता है हमारे पास अभी। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, अपने पास जो V1 और V2 आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, V2 जो आता है कितना आता है, मैं एक बार देख लूं, डाटा मैं भी भूल गया। अंडर रूट GMP डिवाइडेड बाई A इंटू 1 माइनस E डिवाइड बाई 1 प्लस E, ये आता है। और V2 जो आता है, ये V2 है, और V1 जो आता है V1 दैट इज अंडर रूट GMP डिवाइडेड बाई A, इसका उल्टा हो जाता है 1 प्लस E डिवाइडेड बाई 1 माइनस E। ये एक्सप्रेशन एक बार पूछा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, नहीं IIT में पूछा हुआ है। तो इस तरह से हम V1 और V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमने दो चीजों को यूज किया है, हमेशा ख्याल रहे, एक एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और पेरिजी अपोजी की अगर बात हो तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं हम, R1 V1 इक्वल टू R2 V2, ख्याल रहे। और इस पे बहुत बार सवाल पूछा गया है। और बाकी अगर कोई और पॉइंट दिया तो एंगल हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे R1 V1 इक्वल टू R2 V2 इसलिए आता है क्योंकि एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन अगर पॉइंट कोई और हो गया तो थीटा बदल जाएगा, और थीटा बदलेगा तो साइन थीटा में वो थीटा हमको रखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी सवाल कराऊंगा, फिलहाल इसको लिख लो आप। हो गया। जैसे कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं इस पे। सबसे पहले तो जो कि जनरली पूछे जाते हैं, कैसे सवाल सर,
जैसे बोल देगा कोई सैटेलाइट है, मूव कर रहा है किसी इलिप्टिकल पाथ पे, ऐसे ऐसे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे प्लैनेट है और सैटेलाइट इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसका स्पीड दे दिया कि इधर v0 है, यहाँ पे v0, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस जो है वो 3a है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको बोलेगा बताओ यहाँ पे स्पीड क्या होगा। यानी कि पेरिजी पे स्पीड दे दिया, अपोजीज पे स्पीड पूछ लिया। तो अगर पेरिजी अपोजी की बात हो, R1 V1 इक्वल टू R2 V2, डायरेक्ट लगा दो, कुछ सोचना नहीं है। कितना आ गया? हाँ जी, हम जानते हैं फॉर पेरिजी एंड अपोजी R1 V1 मस्ट बी इक्वल टू R2 V2। R1 ये डिस्टेंस देखो a दिया है ये वाला, तो a इंटू यहाँ पे स्पीड है v0, दैट मस्ट बी इक्वल टू R2। क्या R2 का वैल्यू 3a है, इंटू यहाँ पे स्पीड v निकालना है, तो a से a उड़ गया, v का वैल्यू कितना आ गया v0 बाई 3। नेक्स्ट, ये सवाल ऐसा ही कुछ, सैटेलाइट घूम रहा है मस्त इस पाथ पे, यहाँ पे प्लैनेट है इस वाले फोकस पे, और बोला कि यहाँ पे पेरिजी पे जो स्पीड है वो v0 है और अपोजी पे जो स्पीड है वो 3v0 बाई 2 है। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया a, तो आपको ये डिस्टेंस x निकालना है यहां से यहां तक, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस सैटेलाइट का, लैंग्वेज में ऐसे दिया रहेगा, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द प्लैनेट। निकल गया? कितना आया? 2a बाई 3। काम तो वही करना है सर, कुछ नया थोड़ी है इसमें। R1 V1 इक्वल टू R2 V2, R1 a मिनिमम डिस्टेंस इंटू V1 इज V0 इक्वल टू R2, ये हमको x निकालना है, और V2 गिवन है 3v0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, V0 से V0 उड़ गया, x का वैल्यू आ गया 2a डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखो, मान लो तुमको पेरिजी अपोजी के जगह किसी एक को बदल दिया, कोई जनरल पॉइंट दे दिया, ये सवाल ले लो। कोई सैटेलाइट घूम रहा है इस पे, यहां पे स्पीड दिया है v0 पेरिजी पे, और यहां पे एक पॉइंट है, ये कुछ ऐसे, यहां पे एक पॉइंट है जहां पे इसका स्पीड दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, निकालना है, ऐसे कुछ है, यहां पे स्पीड इसका निकालना है, और ये एंगल दिया हुआ है हमको 60 डिग्री। चलिए, और डिस्टेंस दिया है a, दिस इज a, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 1.2a,
यहां से यहां तक, तो यहां पे स्पीड निकालना है। लगाओ जरा, एंगुलर मोमेंटम इस बार कंजर्व करना होगा, लगाओ जरा, लगा पाते हो या नहीं इन दो पॉइंट के बीच में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, MVR sin थीटा 60 डिग्री बच्चे। ये लाइन और ये स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, उसके बीच का एंगल है 60 डिग्री का। लगाओ जरा, देखें क्या करूं। अबे दिख तो रहा है, अब दिखा, चलो बताओ v कितना है। बातें नहीं, अपना अपना करें। बता दो भैया तुमको थीटा कौन सा एंगल होता है? क्या थीटा 60 डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। आर वेक्टर बाहर निकलेगा ना बच्चे, बाहर निकलेगा तो आर वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 60 होगा। आते ही सब कॉपी पीछे क्यों पलटने लगता है, समझ नहीं आता। ऐसा लगता है पीछे खजाना छुपा के रखा है। ये सब टेक्निक है सर, आप नहीं समझोगे। टीचर को बेवकूफ बनाने का निंजा टेक्निक। अरे देखो इधर, इस वाले पॉइंट पे तो चलो ठीक है, ये वेक्टर आर है, ध्यान दो इधर, ये वेक्टर आर है, तो हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एंगल कितना मिलेगा? 90 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पॉइंट पे ये वेक्टर आर है बच्चों, ये यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाला, दिस इज वेक्टर आर। और जब हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये रहा आर और बी के बीच का एंगल, कितना है ये? अगर ये 60 तो ये कितना? 120 डिग्री। यानी कि अगर तुम इसको ए बोल देते हो, इसको बी बोल देते हो, तो तुम लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम CAM, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे लगा रहा हूं मैं, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? MVR sin थीटा। मान लो सैटेलाइट का मास ms है, लेट अस एज्यूम, तो मैं लिखने वाला हूं ms, यहां पे स्पीड है v0, यहां पे r का वैल्यू दिया हुआ है a इंटू साइन 90। इस वाले पॉइंट पे आया तो यहां पे लिखने वाला था ms, यहां पे स्पीड मुझे निकालना है v, r का वैल्यू दिया है 1.2a इंटू साइन कितना? 120 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ms ने ms को मार दिया तो v0 a इंटू साइन 91 हो गया। RHS में देखो v इंटू 1.2a इंटू, अच्छा साइन 120 का वैल्यू, सर ये भी अपने आप में डिफिकल्ट काम है। √3/2 पक्का? मेडिकल वालों समझ में आता है कैसे? नहीं आता है, चलो मैं लिख देता हूं। साइन 120 को हम कैसे लिखा करते हैं? क्या इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं बच्चों? और साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या साइन कॉस हो जाएगा? क्या इसको कॉस 30 लिख सकते हैं? और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। किसी को दिक्कत हो तो यहां से समझे, मैं यहां वैल्यू लिख रहा हूं, तो यहां पे आ गया √3/2। ये a ने a को मार दिया, अपने को v निकालना था, तो v का वैल्यू देखो, इधर v0 बचा है, इधर से √3/2 आके 2/√3 बन गया, और इधर एक 1.2 आके डिवाइड हो गया, तो 1/1.2। देखो कितना आ रहा है। तुम चाहो तो ये यहां से एक पॉइंट उड़ाओ, यहां एक 0 ले आओ, तो कितना हो गया? 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, 2 से गया 5, तो ऐसा लगता है जैसे v का वैल्यू 5 v0 डिवाइडेड बाई 3√3, ऐसा कुछ। चेक करो तो, ध्यान से कैलकुलेशन अपना देखो, कॉपी में देखो।
क्या V0 बाई 0.6, मतलब ये सही है या नहीं, नहीं पता अरे ठीक ही होगा, तुम लोग अपना अपना कर लो, देख लो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, क्या बोर्ड पे देखना है। और कैलकुलेशन किया करो हमेशा, कैलकुलेशन देख के भागो मत, खासकर मेडिकल वालों। थोड़ा कैलकुलेशन आता है कोमा में चले जाते हैं, ओ अब हमारा क्या होगा। हाँ तुम इसी में ड्राइंग कर दो सारा, पैसा दिया है ना तुमने, बेंच का भी दिया होगा। हो गया सबका? अरे यही आ रहा है, चलो एक और सवाल लिखता हूं, करके दिखाओ। यहां पे है प्लैनेट, ये डिस्टेंस है a, यहां से यहां तक। यहां पे एक सैटेलाइट है जिसका स्पीड यहां पे था v0। जब ये सैटेलाइट पहुंचा यहां कहीं इस पॉइंट पे, तो इसका स्पीड हो गया v, जो कि हमको निकालना है। और ये एंगल दिया हुआ है, इस बार इसको मिलाया, ये एंगल है 53 डिग्री का। चलिए देखें निकाल पाते हो या नहीं। और ये डिस्टेंस है बच्चों r, ये यहां से यहां तक है r, और r का वैल्यू गिवन है a/2, ये दिया हुआ है। चलिए v निकालना है, स्पीड कितना होगा। सब लोग निकालें, आंसर आना चाहिए सबका। दोनों पॉइंट के बीच में लगा दो mvr sin थीटा कांस्टेंट। देखो क्या है थीटा, ध्यान से इस बार ध्यान करना। कर्नाटका या कहीं पे सुना था, स्कूल खुला तो बहुत सारा पॉजिटिव हो गया, कोविड पॉजिटिव, टीचर भी और स्टूडेंट भी। आंध्र प्रदेश में ना, ये सब देख के गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया कि नहीं बोलना चाहिए। और क्या बात होता, अच्छा खासा घर पे सब आराम कर रहा, बढ़िया है। हाँ कितना एंगल कितना, cos 37, यानी कि साइन 53 डिग्री है ना, वो वाला एंगल कितना होगा 127, साइन 127, साइन 127 ना, 180 माइनस 53। हाँ जी, अरे इसकी बात कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए, दिमाग किधर लगाना था, वेक्टर आर इधर चला जाता, तो ये वाला एंगल क्या 127 डिग्री होता। तो लगाओ इसके इसके बीच में, तो सबसे पहले यहाँ पे ms v0 इंटू r की जगह पे है a इंटू साइन 90 इक्वल टू, किस पॉइंट पे पहुंचा, तो ms v निकालना है, r का वैल्यू दिया हुआ है a/2 इंटू साइन 127। सही बात, क्या तुमने भी ये लिखा था,
एमएस ने एमएस को मारा, ए ने ए को मारा, तो यहाँ बचा v नॉट इंटू साइन 91 हो गया। आरएचएस में देखो तो v इंटू 1/2 इंटू, अच्छा साइन 127 को क्या करें, क्या हम इसको 180 माइनस कितना 53 लिख सकते हैं, और साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा। बहुत बढ़िया, तो क्या ये साइन 53 रहेगा, और साइन 53 का वैल्यू क्या 4/5 होता है बच्चों, 3/5 4/5 ना 3/5 4/5 साइन बढ़ता है बच्चे, ऐसे याद रखा करो, साइन इंक्रीज करता है और कॉस डिक्रीज करता है। तो साइन 37 होता है 3/5, साइन 53 4/5। कॉस में उल्टा, कॉस डिक्रीज करता है, सबसे पहले बड़ा वैल्यू फिर छोटा वैल्यू। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो, चलो तो यहाँ पे आ गया साइन 53। चलिए तो v नॉट इक्वल टू आ गया v इंटू 1/2 इंटू साइन 53 के जगह पे आ गया 4/5, तो 2 से गया 2, बताओ v कितना 5 इधर आया, 5 v नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये रहा। इस तरह से किसी भी दो पॉइंट पे हम स्पीड निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं या नहीं। एंगल का ध्यान रखना, बस एंगल सही से लेना, आर वेक्टर को आगे निकाल दे कितना है, बाकी mvr sin थीटा। और इस एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिटेल में पढ़ोगे आप रोटेशन में। टॉर्क वॉर्क जब आएगा दुनिया में तब आपकी दुनिया बदल जाएगी, बहुत लोग छोड़ के भाग चुके होंगे। रोटेशन आते आते तो सब वहां रहता है। अरे मास्क सीरियसली लगा दिया तुमने, मजाक में बोला था मैंने, ठीक है ना, हाँ कंफर्टेबल है, अंदर घुट के मर जाना, जान नहीं देना प्रतिष्ठा में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ केपलर्स लॉ। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है केपलर के बारे में, केपलर ने क्या क्या नियम बनाए प्लैनेटरी मोशन के लिए, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हाँ जी, पहला लॉ तो यही था जो हम इतना देर से डिस्कस कर रहे हैं कि जितना भी प्लेनेट है वो एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है ना, किसी प्लेनेट के चारों तरफ, और जो प्लेनेट होता है वो इस एक इलिप्स के एक फोकस पे लाई करता है, ठीक है बात। चाहो तो लिख लो, एक लाइन लिखा देता हूँ, लिख लो फर्स्ट लॉ में लिखो, फर्स्ट लॉ, ऑल द planets revolve around the sun, all the planets revolve around the sun in an elliptical path, with sun at one of the focus of the ellipse, with sun at one of the focus of the ellipse, full stop. This law is also known as the law of orbits. This law is also known as the law of the orbits. चलो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाकी तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, पार्टी का मजा ले रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहना, टाइम ज्यादा नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोल भाई। हाँ मेरा नेक्स्ट क्लास मैथ से क्या आज कितने बजे से, 2:30 से है। अरे अरमान कितने बजे से मैथ, 1 PM से है, तो 1 PM तो होने वाला ही है। चलो कोई नहीं।